चलो भाई बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा चैप्टर है भाई? चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का है। काफी अच्छा चैप्टर भी है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, ईमानदारी से बोलूं तो काफी रटना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पर रटने की जरूरत है वो है इनके एग्जाम्पल्स। तो कुछ फाइलम ऐसे हैं जिनके एग्जाम्पल्स की हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ट्रिक रखेंगे याद करने के लिए। कुछ आपको बिना ट्रिक के ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज की अगर आप ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक की एक अलग बुक हो जाएगी। फिर आपको ट्रिक को याद करने के लिए एक ट्रिक चाहिएगी। फिर आप ये भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी ट्रिक किसकी है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसीलिए क्या है, इसीलिए आपने ध्यान करना है कि ट्रिक हम केवल उसी की लेंगे जिसके एग्जाम्पल जो है मतलब याद नहीं होते। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है फाइलम मोलस्का के एग्जाम्पल याद करने के लिए, तो हम यहाँ पर अपना क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसकी ट्रिक बता देंगे आपको। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स को, जैसे फाइलम टिनोफोरा है, उसमें सॉरी फाइलम सिलेंट्रेटा है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन फ्रेम होता है वहां से, वे याद नहीं होते लोगों के। एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल याद नहीं होते। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिनको हम यहाँ पर ट्रिक वाइज देखने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम को शुरू करने से पहले बेटा हमें कुछ चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो चीजें क्या है? वो चीजें हैं हमें बेसिक के बारे में। एनिमल किंगडम को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चाहिएगा, और वो बेसिस को हम बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल के बारे में आप काफी चीजें पहले से ही जानते हो, जैसे कि फादर ऑफ साइंस है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम, और फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, क्लासिफाई करने का बीड़ा उठाया था। क्या बेसिस था उनका? आर्टिफिशियल कैरेक्टर था। और आर्टिफिशियल कैरेक्टर जो था उनका, या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था, वो केवल और केवल एक या दो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। आई बात समझ में? मैंने आपको सब कुछ क्लासिफिकेशन का सारा फॉर्मेट क्या है, सब कुछ समझा रखा है। ये आपका पुराने वाला ही है। तो ये हमारे कौन है? ये हमारे एरिस्टोटल चचा हैं। कौन है भैया? ये हमारे एरिस्टोटल चचा हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा, इनको शक्ल दिखा के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए, तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया, उस क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं भैया? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो कि बेस्ड था केवल और केवल कितने कैरेक्टर के ऊपर? एक ही कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था, और वो क्या था? वो था भैया कलर ऑफ ब्लड को लेकर के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसने ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किया, उसने सबसे पहले सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया प्लांट्स के और एनिमल्स के अंदर। समझ में आ रही बात? फिर उसने कहा प्लांट्स को हाइट के बेसिस पर, कहा कि जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है उसे ट्रीज बोलेंगे, जिसकी मिडिल वाली हाइट है उसे शर्ब्स बोलेंगे, जो सबसे लोअर वाली हाइट है उसे क्या बोलेंगे? हर्ब्स बोलेंगे। फिर उसने एनिमल को क्लासिफाई किया, किसके बेसिस पर? ब्लड के बेसिस पर, कि एनिमल का कलर कैसा है, उसके ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, उसके बेसिस पर अरिस्टोटल ने क्या किया? एनिमल्स को क्लासिफाई किया। अरे ठीक है भाई, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बात को? तो एनिमल्स उसके अकॉर्डिंग ब्लड के, जिसके पास जैसा ब्लड है उसके अकॉर्डिंग दो तरह के थे। एक था हमारा एनेमा और दूसरा था इनेमा। एक क्या था हमारा? एनेमा। जहां पर भी वर्ड लग जाए ए, समझ जाना नहीं, मतलब इन ऑर्गेनिज्म के पास में कैसा ब्लड नहीं होता है? रेड ब्लड नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये मत बोल देना कि भैया व्हाइट ब्लड होता है या फलाना ढिकाना, क्योंकि ब्लड केवल व्हाइट ही हो ये जरूरी नहीं है। तो इन ऑर्गेनिज्म के पास में कैसा ब्लड नहीं होता है? रेड ब्लड नहीं होता है। मतलब दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं वो इनके पास में क्या होंगी भाई? वो इनके पास में एब्सेंट होंगी। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। सेकंड आता है आपका इनेमा। ठीक है, ये तो होता है एनेमा, और ये क्या होता है? इनेमा। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास में आरबीसी क्या होगी? प्रेजेंट होगी, और इनका ब्लड जो है भैया वो कैसा होगा? वो होता है रेड कलर का। कैसा ब्लड होगा भैया इनका? रेड कलर का ब्लड यहाँ पर होता हुआ इनको दिखाई पड़ेगा। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई आपको? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, अब हम बात करते हैं एनेमा। वही है कि जिनके पास में कोई रेड ब्लड नहीं होता, आरबीसी एब्सेंट होती है, और ये यूजुअली इनका एग्जांपल में आते हैं आपके इनवर्टिब्रेट। समझ में आ रही बात? अभी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट सारी चीजें हम क्लासिफिकेशन में समझेंगे, तो क्लासिफिकेशन में हमें टाइम लग जाएगा। आ रही बात समझ में? और उस क्लासिफिकेशन को समझने के बाद में फिर जब हम फाइलम पढ़ेंगे ना, आहा हा क्या मजेदार फाइलम होगा। समझ में आ रही बात? वो गाना सुना आपने, आहा टमाटर बड़े मजेदार?
वाह टमाटर बड़े मजेदार। तो एक बार जब हम क्लासिफाई ये बेसिस पढ़ लेंगे ना, फिर हम कहेंगे आह फाइलम बड़े मजेदार, वाह फाइलम बड़े मजेदार। हम टमाटर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आता है हमारा इनेमा। इनेमा कौन होता है भैया? सर जिसके पास में आरबीसी पाई जाती है उनका ब्लड कैसा होगा? रेड कलर का ब्लड होगा। एग्जाम्पल होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में आते हैं परम। वर्टिब्रेट्स में कौन आता है भैया? परम। याद रखिएगा, परम भाई साहब जो है वह कहाँ आते हैं? वो आते हैं वर्टिब्रेट में। सर परम बोले तो परम का मतलब क्या है भाई? परम से P4 होता है पाइसिस। पाइसिस किसे बोलते हैं भाई? ये बोलते हैं हम फिशेज को। जितनी भी सारी मछलियां हैं वो सब क्या हैं? वो सब आपके वर्टिब्रेट है। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी नाम के आगे फिश लगा हुआ है वो फिश नहीं होती। जैसे मैं बोलूं स्टार फिश इज नॉट अ फिश, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? स्टार फिश इज नॉट अ फिश। सी हॉर्स एक घोड़ा नहीं है, ये एक मछली होती है। समझ में आ रही बात? तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A4 आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसे बोलते हैं भाई? जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, जैसे कि हमारे मेंढक। कौन है भैया? मेंढक। R4 आते हैं आपके रेप्टाइल्स। R4 कौन आएगा भाई? आपका रेप्टाइल्स आएगा। रेप्टाइल्स बोले तो रेंगने वाले जानवर हैं, जैसे कि सांप हुआ, कछुआ हुआ, छिपकली हुआ। A4 क्या आता है हमारा? एव्स होता है। एव्स बोले तो बर्ड्स के बारे में बात करेंगे, पक्षियों के बारे में यहाँ पर क्या होगी? बात होगी। और M4 होता है बेटा मैमल्स। मैमल्स बोलते हैं हिंदी में स्तनधारी जीव। क्या बोलते हैं भैया? स्तनधारी जीव बोलते हैं वे ऑर्गेनिज्म जिनमें महिलाओं में क्या देखने मिलते हैं? मेमोरी ग्लैंड, स्तन देखने मिलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मैमल्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? तो जैसे ह्यूमन बीइंग हुआ, जितने भी आप जानवर देख पा रहे हैं, जितने भी आप पालतू जानवर देख पा रहे हैं जिनका आप दूध पीते हैं, जो आपका कार्निवोर जानवर है यूजुअली अक्सर करके, जो आपके डॉग कैट वगैरह सब, ये जितने भी जानवर आप दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपके चौपाया हैं, चार पैर वाले जो जानवर हैं आपके, वो आपको क्या कहलाए जाएंगे? वो आपके मैमल्स के अंदर आते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये परम याद करने की ट्रिक है। बिल्कुल ऐसे है जैसे प्लांट में एल्गी थी, सिर्फ पानी में देखने मिलेगी, तो एनिमल में क्या होगा? फिशेज होगी। प्लांट में ब्रायोफाइटा था, जो जमीन और पानी दोनों पर मिलता था, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? एम्फीबियस देखने मिलेगा। प्लांट में क्रीपिंग प्लांट्स थे आपके, सिलेजिनेला वगैरह। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या आ गया? आपके रेप्टाइल्स आ गया। अब उड़ने वाले प्लांट तो थे नहीं, क्योंकि प्लांट थे, वो कोई पापा की परी तो थे नहीं कि जो उड़ जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पर है उड़ने वाले, उनको हम क्या बोलेंगे? बर्ड्स बोलेंगे। और मैमल्स को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये हमारे स्तनधारी जीव हैं, वो जिनके फीमेल्स के पास में वन पेयर ऑफ क्या देखने मिलती है? मेमोरी ग्लैंड देखने मिलती है, स्तन पाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम मैमल्स बोलेंगे। यहाँ तक बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं है? कोई सिरसोपर वाली बात तो नहीं है? मैं आराम आराम से लेकर चल रहा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक है तो आराम से समझो। फिर जब यहाँ पर हम आराम कर देंगे, फिर जो आगे जब हम पढ़ेंगे वहां पर आराम को क्या कर देंगे? हराम कर देंगे। ठीक है? क्योंकि हमारा काम यही है, आराम को हराम करना। तब ये एडिशनल स्लाइड है, एग्जाम से इस स्लाइड का कोई लेना देना नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। तो इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि ऑर्गेनिज्म का ब्लड केवल और केवल रेड या व्हाइट नहीं होता। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि रेड और नॉन रेड ब्लड बोला था। मैंने ये नहीं कहा कि व्हाइट ब्लड होता है, मैंने क्या बोला कि जिनके पास में रेड ब्लड नहीं होता, मतलब रेड ब्लड के अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पाए जा सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में कोई ब्लड होता ही नहीं है, फ्लैटवर्म्स हुआ, निमेटोडा हुआ और निडेरिया हुआ, इनके पास में कोई ब्लड नहीं है। एग्जाम्पल, हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनके पास में ब्लू ब्लड होता है, जैसे कि हमारा ऑक्टोपस होता है, जैसे कि हमारा हॉर्स शू क्रैब है। इसका ब्लड निकाल करके भैया दवाइयों में यूज किया जाता है, नीला ब्लड हॉर्स शू क्रैब का। ठीक है? इसको निकाल करके क्या करते हैं भैया? दवाई में यूज करते हैं। जहां तक मेरे जहन में आ रहा है तो वहां पर ये एंटी कैंसर ड्रग से रिलेटेड है इनका कुछ कुछ मामला। मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, मेरे जहन से निकल गया। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिनका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का ब्लड होता है, जैसे कि हमारे ब्रेकियोपोड्स होते हैं, पेनिस वॉर्म होता है, पीनट वॉर्म होता है, और मरीन के जो समुद्री कीड़े होते हैं, ये हमारे इनका कलर जो है पर्पल हो सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि केवल इंफॉर्मेशनल स्लाइड है, एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म का ब्लड हमें क्या मिलता है? ग्रीन भी देखने मिलता है, जैसे लीचीज हुआ, एनेलिड हुआ, मरीन वॉर्म्स हुआ और सेगमेंटेड वॉर्म हुआ। इनका ब्लड कैसा हो सकता है? ग्रीन भी हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे हैं जिनका ब्लड कैसा हो सकता है? येलो। कुछ बीटल्स हैं, सभी नहीं, कुछ बीटल्स होंगे, सी कुकुम्बर होगा और सी स्क्वैट्स होता है। समझ में आ रही बात? तो ये केवल और केवल कैसी स्लाइड है? इंफॉर्मेशनल। ये बताने के लिए कि रेड ना होने का मतलब व्हाइट होना नहीं है। रेड ना होने का मतलब ये है कि बस वो रेड नहीं है,
उसके अलावा वो व्हाइट भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे बात को? आप नहीं समझ पा रहे? बाकी इनके अलावा कलरफुल है जो भी आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, सबका कलर कैसा होगा, वो कलरलेस या व्हाइट कलर उसको हम यूजुअली बोलते हैं। अरे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो इनवर्टिब्रेट्स की कहानी हमने देख ली, इनवर्टिब्रेट्स की कहानी हमने देख ली बेसिकली, और कलर का जो वेरिएशन है यूजुअली आपको वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अभी सामान्य नॉर्मल तरीके से समझिएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास में नोटोकॉड यानी कि जिसे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो कॉमनली, बाद में जो डेवलप होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जो आपकी नोटोकॉड है जिसके पास में रीढ़ की हड्डी है वो ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट है, जिसके पास में रीढ़ की हड्डी नहीं है वो ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉन वर्टिब्रेट या फिर इनवर्टिब्रेट होगा। समझ में आ रही बात? चलिए, अब वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का मतलब है जिनके पास में क्या है भैया, जिनके पास में रीढ़ की हड्डी देखने मिलेगी। वो भी दो तरह के हैं, कुछ वर्टिब्रेट ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और कुछ वर्टिब्रेट ऐसे हैं जो क्या देते हैं भाई, बच्चे देते हैं। तो जितने भी मैंने आपको नाम बताया परम में, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इनमें से मैमल्स ही एकलौता ऐसा ग्रुप है, ऐसी क्लास है बेटा जो क्या देता है, बच्चे देता है। बाकी सब के सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने एक सवाल सुना होगा, सवाल क्या है, सवाल यह है कि मुर्गी पहले आई या अंडा? सवाल है नहीं है? बताओ तो, आज तुम बताओ इस सवाल का जवाब। और मैं देखता हूँ लोग हंसते हैं इस सवाल के जवाब के ऊपर, क्योंकि वे नॉन बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन्हें गधों को पता ही नहीं लगा तुम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। यो ही अंधाधुंध बात है, ये सारे बायोलॉजी से रिलेटेड जोक बना के बेचारों को पता कुछ नहीं होता गधों को, ये बायोलॉजी से रिलेटेड जोक बनाते हैं और बाद में खुश होते हैं। बताओ चलो, मुर्गी पहले आई कि अंडा? अंडा आया। अंडा कहां से आया? मुर्गी कहां से आई? तो मुर्गी निकली तो अंडे में से ही होगी ना। अच्छा, मुर्गी बिना अंडे के बनी थी, वेरी गुड, ये नई थ्योरी आ गई हमारे सामने, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मुर्गी पहला ही अंडा? बताओ बताओ, क्या लगा जी? हमें तो ऑमलेट और चिकन तंदूरी से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, मुर्गी आई, कहीं से आई मुर्गी? अंडे से। तो मुर्गी तो अंडे से निकले। हाँ भाई, मुर्गी पहला ही अंडा। अंडा, अंडा कहां से आ गया पहले? फ्राई कर दिया था क्या अंडा? अंडा केमिकल से बना, ये भी एक नई थ्योरी आ गई निकल के। भाई बड़े नमूने भरे पढ़े क्लास में हमारी। हाँ भाई राशिद, मुर्गी पहला ही अंडा? नहीं नहीं, बता बता बता, क्या लगा अंडा बता, जब क्या मना करेगा, मुर्गी बता। मैं अंडे के पीछे का लॉजिक समझ रहा। देखो मैं आपको जवाब देता हूं कि अंडा पहले आया। हाँ, अंडा पहले आया, मैं रीजन देता हूं आपको क्या है। ठीक है, चलिए आइएगा, आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। आइएगा, देखो मैंने आपको क्या बोला, परम बताया मैंने, ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट्स में क्या है, वे परम है। यानी कि क्या बने पहले आपके, पाइसिस, पाइसिस से क्या इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से क्या इवॉल्व हुए, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से यहां पर यूजुअली ऐसा माना जाता है कि दो ब्रांच निकली, एक निकली किसकी भैया, एव्स की, और एक किसकी निकली भाई, मैमल्स की। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो आपकी मुर्गी है, क्या बोला मैंने, जो आपकी मुर्गी है वो मुर्गी कहाँ आती है, मुर्गी आती है एव्स के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, मुर्गी आती है एव्स के अंदर। ठीक है, और एव्स इवॉल्व किससे हुए हैं, रेप्टाइल से। और रेप्टाइल्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, अंडे देने वाले। एम्फीबियंस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, अंडे देने वाले। पाइसिस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, अंडे देने वाले। केवल और केवल मैमल्स क्या है भाई, बच्चे देने वाला। क्या बोलेंगे भैया, बच्चे, बच्चे देने वाला, यंग वंस बोलते हैं उसको। ठीक है, अरे समझ में आ रही बात? यानी कि रेप्टाइल्स के किसी अंडे में म्यूटेशन हुआ होगा, उस म्यूटेशन से क्या बनी भाई, मुर्गी बनी। तो गधो, मुर्गी पहला ही कि अंडा? अंडा पहले आया। समझ में आ रही बात? लेकिन वही वाली बात है कि इस सवाल का जवाब केवल एक बायोलॉजिस्ट ही समझ सकता है, क्योंकि वो समझ पाएगा रेप्टाइल्स क्या है, वो समझ पाएगा एव्स क्या है, वो समझ पाएगा मैमल्स क्या है। समझ रहे नहीं समझ रहे आपको? तो सवाल मिले, सवाल का जवाब मिला, मुर्गी पहले आई कि अंडा? अंडा पहले आया, क्योंकि इससे पहले अंडा चल रहा ना, अंडा तो शुरू से चल रहा। अब रेप्टाइल के किसी अंडे में क्या हुआ होगा, म्यूटेशन हुआ। अब वही म्यूटेशन होकर के उसमें क्या बनी, हमारी मुर्गी डेवलप हुई बाद में। तो मुर्गी भाई, इवोल्यूशन तो ऑर्गेनिज्म का हुआ ना, जो चीज पहले से आ रही उसमें हुआ होगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब जैसे डीएनए और आरएनए में मैंने आपको बताया था कि आरएनए पहले आया। सर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए के मुकाबले में।
समझ में आ रही बात। और हमेशा नेचर क्या करती है, स्टेबल चीजों को बढ़ावा देती है। अब अगर डीएनए से तो आरएनए बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्टेबल है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, काफी कम होगी। समझ में आ रही बात, तो वो इवॉल्व नहीं होगा। तो ये आपको क्या रखना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म है ना, इन अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं भाई ओविपेरस। क्या बोलेंगे बच्चों, ओविपेरस बोलेंगे। और ये जो बच्चे देने वाला है, इस मैमल्स को हम क्या बोलेंगे, विविपेरस बोलेंगे। तो मैमल, ये जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं बेटा हमारे दो टाइप के। एक होगा ओविपेरस जो कि क्या दे रहा है, अंडे देता है, और एक होता है हमारा विविपेरस जो कि हमारा क्या देगा, यंग वंस देगा। तो ये पैरा नहीं है, ये परम का PAR है, पारा निकाल दिया मैंने, मामा मैं अलग हटा दिया, पारारम पवम पपम। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, पारा। पारा कौन है, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एव्स, ये क्या होंगे, आपके एग लेइंग होंगे, ओविपेरा होंगे। और बाकी जो आपके यंग वंस होंगे जो कि बच्चे दे रहे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, विविपेरस बोलेंगे। और इसमें केवल और केवल कौन आता है भाई, आपके मैमल्स आता है। तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको मैंने शुरुआत में क्या कर दी, अब दे दी। अभी हम एंटर करेंगे किसके अंदर, किंगडम एनिमेलिया के अंदर। सर हमारे जो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर होते हैं वो कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे, एक से ज्यादा सेल के बने होंगे। उसके अलावा वे यूकैरियोट्स होते हैं, पहले से ही जानते हैं। किंगडम एनिमेलिया के पास में किसी भी तरह की कोई सेल वॉल हमको देखने नहीं मिलेगी। और ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं भाई, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, जो में होलोजोइक या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर। किंगडम एनिमेलिया के कोर फीचर्स आपको क्या कर दिए गए थे भाई, समझा दिए गए थे। बोलो भाई यहां तक समझ में आए कि नहीं आए। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं भैया मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी तक तो किसका चल रहा था हमारा, एरिस्टोटल के बारे में जानकारी ली थी हमने। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने दिया था, अगर आपको याद होगा। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था। तो उसकी जो क्या थी भैया, उसकी जो थी हमारी किंगडम एनिमेलिया हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, एनिमल किंगडम का जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आइडिया तो वहीं से उठाया। समझ में आ रही बात। और साइंटिस्ट है भैया स्टोर एंड यूजिंगर। समझ में आ रही बात। इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने एनिमल को पूरे के पूरे को क्लासिफाई कर दिया। किसमें क्लासिफाई कर दिया, पूरी की पूरी एनिमल किंगडम को 31 छोटे ग्रुप के अंदर। तुम्हारे याद होगा सबसे बड़ा टॉप मोस्ट क्या होता है भैया, हियरार्की लेवल, किंगडम। किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम। अबे याद आया क्या, फाइलम के अलावा प्लांट होगा तो डिवीजन। उसके बाद में क्या आएगा, क्लास। क्लास से छोटा क्या होगा, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या होगा, फैमिली। फैमिली के बाद क्या होगा, जीनस। और जीनस के बाद क्या आएगा भाई, स्पीसीज आएगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है कि किसी से प्यार करो और फिर गाओ सॉन्ग। समझ में आ रही बात भाई। गाना आदमी के दिल से जब तक नहीं निकलता जब तक वो आशिकी के प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात। तो याद करने का तरीका क्या है कि किसी से, ठीक है, या कर लो प्यार, बोल सकते हैं आपके, कर लो प्यार किसी से और फिर गाओ सॉन्ग। समझ में आ रही बात। अरे क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, याद करने की ट्रिक है। तो इसमें फाइलम जो है हमारा ये किंगडम एनिमेलिया है, उससे छोटा सब ग्रुप क्या होगा, फाइलम होगा। इस पूरे के पूरे फाइलम को, इन सभी और एनिमल्स को उसने कितने फाइलम में डिवाइड किया भाई, 31 फाइलम में डिवाइड किया। 10 फाइलम कैसे थे, मेजर थे, और 21 फाइलम कैसे थे भाई, वहां पर माइनर थे। समझ में आ रही बात। अब ये जो उसमें से हम 31 में से कुल कितने फाइलम देखेंगे, यहाँ पर 12 फाइलम देखेंगे, जिनमें से एक फाइलम टेक्निकली मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रोटिस्टा के अंदर। आ रही बात समझ में। अच्छे बताओ, आपके अगर याद होगा प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में 3 ग्रुप मैंने आपको बनाए थे। एक बनाया था प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का, एक बनाया था एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, और एक बनाया था फंगस लाइक प्रोटिस्टा। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का एग्जांपल थे क्राइसोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है और यूग्लिनोइड्स है। फंगस लाइक प्रोटिस्टा का एग्जांपल स्लाइमोड्स था, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का एग्जांपल प्रोटोजोआ था, जो कि एंसेस्टर होते हैं इन सभी एनिमल के। एनिमल किंगडम का जो एंसेस्टर है वो कौन है भाई, वो आपके प्रोटोजोआ होता है। अरे मालूम है, मैंने चीजें आपको बताई थी। तो वो हम शुरू करेंगे। सबसे पहला फाइलम हमारा क्या है, प्रोटोजोआ। ऑलरेडी हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन और हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। तो शुरुआत हमारी एनसीईआरटी में कहां से है, पोरिफेरा से। तो हम पोरिफेरा से ही पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला फाइलम का नाम क्या है, पोरिफेरा। दूसरे का नाम क्या है, सिलेंट्रेटा, जिसको फाइलम निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है फाइलम टिनोफोरा, जो कि एक माइनर फाइलम है। कितने माइनर है हमारे, टोटल 2 माइनर है। ठीक है, उसके बाद में आता है प्लेटीहेलमिन्थस, उसके बाद में आता है एस्केलमिन्थस, जिसका नाम होता है निमेटोडा। उसके बाद में आता है आपका एनेलिडा। नेक्स्ट आता
आता है आपका ऑर्थ्रोपोडा, जो कि सबसे बड़ा फाइलम होता है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। समझ में आ रही बात? ऑर्थ्रोपोडा में आपके इंसेक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका मोलस्का, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, लेकिन ये एक्वेटिक फाइलम है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एकाइनोडर्मेटा, उसके बाद में आता है आपका हेमिकोडेटा, ये भी क्या है आपका, ये भी माइनर फाइलम है। माइनर क्यों बोला गया सर? इसमें कुल 2 ऑर्गेनिज्म है हमारे एग्जाम्पल में, और इसमें तो एक ही है, ठीक है। उसके अलावा क्या है यहाँ पर? उसके अलावा होता है आपका कोडेटा। तो ये कोडेटा को छोड़ करके यहां से लेकर यहां तक के सब के सब क्या है भैया? आपके इनवर्टिब्रेट है। और ये कोडेटा आपका क्या हो गया भैया? ये कोडेटा आपका वर्टिब्रेट हो गया। तो सबसे पहला जो टास्क आपके सामने आएगा वो ये कि आप इन सभी के सभी पोरीफेरा से लेकर के कोडेटा तक आप सभी के सभी ऑर्गेनिज्म के नाम, ये सभी फाइलम के नाम आपको क्या करने हैं भाई? याद करने हैं, ठीक है। चलो याद करने में थोड़ी सी हेल्प कर दूं मैं, सीक्वेंस में याद करना है पोरीफेरा, ये इवोल्यूशन का भी सीक्वेंस यही है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, चलिएगा। तो याद करने का तरीका क्या है कि पी से यहां से हम शुरू करेंगे पोरीफेरा से, प्रोटोजोआ तो छोड़ दो आप, ठीक है। तो पी से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, जिसे हम क्या बोलेंगे? निमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। समझ में आ रही बात? चलिए, तो हम शुरुआत कहां करेंगे? प्रियंका चोपड़ा, जानते होंगे आप, एक्ट्रेस है हमारी इंडियन बॉलीवुड की, अब तो हॉलीवुड की मेहमान हो रही भैया। तो क्या है? प्रियंका चोपड़ा चाय पीने आई। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? प्रियंका चोपड़ा चाय पीने आई। प्रियंका चोपड़ा चाय, चाय का सी। समझ में आ रही बात? चाय, प्रियंका चोपड़ा चाय पीने आई, ठीक है। और आकर मांगी इलायची। भाई आई चाय पीने, उसके साथ साथ क्या मांग रही वो? इलायची मांग रही, ठीक है। हमने कहा दे दो। आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, मैंने तो अपनी यही बनाई थी, ये किसी की कॉपी नहीं है, मेरी बनाई हुई ट्रिक है। मेरा एग्जाम्पल याद कराने थे बच्चों के, रोना पीटना डाला था, फलाना ठिकाना। हमने तो 9th में याद करा दिए थे। हमारे स्कूल के टीचर थे योगेश सियागी सर, उन्होंने हमारे 9th में याद करा दिया, इनको करो बेटे याद। समझ मारी बात? तो क्या बोला भाई मैंने? प्रियंका चोपड़ा चाय पीने आई और आकर मांगी इलायची, हमने कहा दे दो। कहा सी से शुरू होगा, आ रही बात समझ? तो ये आपको क्या रखना है? ये आपको टोटल के टोटल नाम याद रखने हैं। इसी सीक्वेंस में आपने क्या रखना है भाई? याद रखना है। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? भाई अब कोई दिक्कत वाली बात है? अब सवाल ये है सर, हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? ठीक है, हम क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म को किस आधार पे करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? जैसे हम किसी इंसान से मिल रहे तो हम क्राइटेरिया बनाते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये बेकार है। भाई किस आधार पे? अरे कुछ ना कुछ तो कहा होगा, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रहा होगा। ऐसे ही तो जो हमारे यहाँ पर कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सारे हमारे एनिमल किंगडम है, उसको हम क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पर? नंबर 1 पे जो बेसिस आता है वो आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, देन आता है बॉडी प्लान का, सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, बॉडी की वॉल के बारे में बात करेंगे, सीलोम के बारे में बात करेंगे, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी किससे मिलकर के बनी है। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है भैया? सेल होती है। अरे होगी, तो वो क्या होगा? शुरुआत कहां से होगी? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से, सेल्यूलर लेवल से। कई सारे सेल मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे भाई? टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम। और मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। समझ में आ रही बात आपको? तो फंडा बस आपको यही याद रखना है कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर शुरू होगी, वो क्या होती है? वो होती है सेल्यूलर लेवल से। कहां से शुरू होगी? सेल्यूलर लेवल से। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन उससे पहले भी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ए सेल्यूलर या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड के नाम से भी जाना जाता है, जो प्री सेल्यूलर फॉर्म देख लिविंग ही होती है भी एक तरह से, लेकिन सेल की तरह इसकी एफिशिएंसी इतनी एडवांस, यूजुअली यूकैरियोटिक सेल की तरह एफिशिएंसी उसकी एडवांस बेसिकली देखने नहीं मिलती। सेल मिलकर के क्या बनाएंगी भाई? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनेंगे? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर के क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। एंड देन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाएंगे भाई? ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करेंगे। बोलो भाई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात आपके? जैसे ए सेल्यूलर लेवल में हमने क्या रख दिया? ऑर्गेनल्स रख दिया, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ उसके अंदर आ गया, सेल में आ गया आपका फाइलम पोरीफेरा, टिश्यू में आ गया आपका फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, सी वाले आ गए, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गन में आ गया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। ऑर्गन के प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद में क्या हो गया तुम्हारा? एस्केल्मिन्थस या निमेटोडा बोलते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम आ गए निमेटोडा से लेकर के कोडेटा तक। समझ में आ रही बात? तो
इस तरह से ना हम सारी आधे से ज्यादा चैप्टर तो हम इसी में उठा देंगे, बाद में तो फिर समरी करेंगे कि हाँ भाई ये वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्लूसिव फीचर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एसेल्यूलर या प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म में केवल एक सिंगल सेल है, आरी बात समझ, और वही सिंगल सेल होल बॉडी की तरह एक्ट करेगी, जैसे कि हमारा प्रोटोजोआ। ऑलरेडी मैं आपको क्या कर चुका हूं भाई, बता चुका हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर ग्रेड में। सेलुलर का मतलब है ऑर्गेनिज्म के पास में बहुत सारी मल्टीपल्स ऑफ सेल मौजूद है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो यूनिसेलुलर था, ए सेलुलर का मतलब क्या है, वो यूनिसेलुलर था। यहां पर क्या है, ये मल्टी सेलुलर। लेकिन उन सभी सेल्स का काम आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, हर सेल अपना अलग अलग काम कर रही है। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है? जैसे आपने अक्षय कुमार का एड देखा होगा कि वो कुछ लोग होते हैं, वो उन्हें बोलता है, कहने लगा भैया तुम ये ईंट यहां से उठा के वहां पे रखो। अरे होता है, नहीं होता है, ठीक है। देखा था किसी ने एड, वो ईंट ही होती ना शायद, वो हाँ, उठा के यहां से यहां रखो, तो हर आदमी अपनी अपनी ईंट ला के उठा रहा, वो होती नहीं, 10 दिन हो जा। अब बोला क्या लगा, यहां से वहां तक क्या तुम लाइन लगा लो, नहीं सर वही लगा, अपने आप ही लगा हुए हैं। अच्छा, फिर वो अपने आप ही लगाते हैं, वो बोलते हैं लगा यार कुछ तो गलत हो रहा हमारे साथ में। मास्टर इतना बेवकूफ तो है नहीं, लगा ईंट उठवाएगा, कुछ ना कुछ तो उसने हिंट दिया होगा। अब वो क्या करता है, उनको लाइन लगा लो, लाइन लगा के 10 मिनट में सारी ईंट लग के तैयार हो जाए। तो वो कोऑर्डिनेटेड है। वो पहले वाला रोल है कि हर सेल अपना क्या करेगी, अलग अलग काम करेगी, आपस में किसी का कोई फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर ग्रेड की है, किसके अंदर देखने मिलेगी, पोरीफेरा के, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं भाई, स्पंज के नाम से भी जानते हैं। बोलो भाई, यहां तक समझ में आएगी नहीं आई कहानी? उसके बाद में हम बात करेंगे भाई टिश्यू ग्रेड के बारे में। किसके बारे में? टिश्यू ग्रेड। सर, कई सारी सेल्स जब आपस में कोऑर्डिनेट होकर के मिलकर के काम करेगी तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। टिश्यू ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यूजुअली ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर कॉमन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ओरिजिन, ठीक है। वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनका ओरिजिन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं भैया, उन सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? तो सेल्स आपस में क्या होंगी, कोऑर्डिनेट होकर के टिश्यू बनाएंगे। दो ही एग्जांपल इसमें याद रखने, एक सिलेंट्रेटा और एक क्या हो गया, टिनोफोरा, ठीक है भाई। सेल्यूलर लेवल में कौन याद रखना, पोरीफेरा, और टिश्यू लेवल में क्या रखना, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। उसके बाद में आता है टिश्यू, कई सारे मल्टीपल टिश्यू आपस में मिलकर के एक ऑर्गन बना लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे, ऑर्गन ग्रेड की है। एग्जांपल क्या हो गया हमारा, प्लेटीहेलमिन्थस। कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। निमेटोडा से लेकर के एस्केलमिन्थस से लेकर के सभी कोर्डेटा तक, लास्ट तक सबके सब क्या है, आपके ऑर्गन सिस्टम वाले ऑर्गेनाइजेशन को शो करेंगे। समझ में आ रही बात? अब ऑर्गन सिस्टम इंसर्ट ने आपके दो एक्सप्लेन किए हैं कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक क्या है भैया, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा नहीं है ऑर्गेनिज्म में केवल यही दो मिलेंगे, लेकिन इंसर्ट ने केवल दो को एम्फेसाइज देके बताया है। एक नंबर 1 पे क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक क्या हो गया भैया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप समझते होंगे, खान पान से रिलेटेड, पचाने वचाने से रिलेटेड है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरह से होता है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है जो कि हमारा क्या है भाई, इनकम्प्लीट है, और एक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारा कंप्लीट है। अभी मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंप्लीट को समझिएगा तो इनकम्प्लीट आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका माउथ है, आ रही बात समझ में? ये माउथ से आपका क्या बन रहा, ये माउथ से आपका फूड पाइप बन गया, बन गया नहीं बन गया? ये फूड पाइप आगे जाकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टमक के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहां से क्या शुरू हो गई, आपकी इंटेस्टाइन शुरू हो गई। अब हो गई क्या, ये क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई। यहां से क्या शुरू हो गई आपके, यहां से आपके शुरू हो गए लार्ज इंटेस्टाइन। बोलो भाई, अरे बोलो, हो गई क्या लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेक्टम, और ये हो गया आपका एनस, ठीक है। तो क्या है भाई, ये माउथ हो गया, और ये क्या है, एनस। अगर मैं इस ट्यूब को सीधा कर दूं तो ट्यूब तो एक ही है, ट्यूब तो एक ही दिखाई पड़ी भाई। शेप तो मैंने चेंज करी, ये माउथ है, फिर वो स्टमक में मध्य बदल गया, वो हाथ में, लेकिन अगर मैं सीधा करूं ट्यूब तो एक ही है। तो ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके पास में माउथ हो, यहां से आप खाना लोगे, इसमें खाना पचेगा, जो खाना बेकार होगा वो फेसिस की फॉर्म में क्या होगा, एनस के बॉडी, एनस से बाहर निकल जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, फेसिस की फॉर्म में, आ रही बात समझ में, वो क्या हो जाएगा, आप उसे यूजुअली ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग कर देते हैं। समझ में आ रही बात? बाकी जानवर हम क्या करते हैं, गोबर कर देते हैं, ह्यूमन बीइंग अपना गोबर अलग करता है। समझ में आ रही बात? तो एक ही पाइप के थ्रू हुआ ना। अब उस पाइप की कितनी ओपनिंग दिख रही तुम्हें, दो, एक डालने की और एक क्या है, निकालने की। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दो ओपनिंग होगी, माउथ भी और एनस भी। माउथ से डाला जाएगा और एनस से क्या होगा, निकाला जाएगा। ऐसी चीज जो बेकार होगी, जो हमारे शरीर के काम की नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ रही बात? और जिसमें केवल एक सिंगल ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है भैया, पाइप एक ही है, एक ही ओपनिंग है, उसी में को डाल रहे और उसी में को क्या हो रहा, निकल रहा। समझ में आ रही बात आपको? तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। और ये स्पेसिफिकली किसमें दिखाई पड़ता है, हमें प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर हमको देखने मिलता है। समझ में आ रही बात आपके? अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई?
ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। देखिएगा जैसे हमारा निडेरिया हो गया, देख सकते हैं आप निडेरिया क्या है भैया, एक ही तो ओपनिंग है, माउथ भी यही है और एनस भी यही है। अब ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी के थ्रू ही अपने फूड लेगा और पानी के थ्रू क्या करेगा, अपना बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल अपना निकाल देगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इनकम्प्लीट हो गया। अरे हो गया, ये भी है आपका, ये वो दूसरी शेप है, ये इसी की क्या होती है, दूसरी शेप है। अबे देख पा रहे नहीं देख पा रहे, ये लग रहा है कि उल्टा कर दिया अम्ब्रेला शेप का, समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, एक एक करके। यहाँ पर ये देखिएगा, ये क्या है आपका, ये देखिएगा एक ही ओपनिंग है, इसी से क्या जा रहा, फूड जा रहा, इसी से क्या निकल रहा बाहर, वेस्ट बाहर निकल रहा। समझ में आ रही बात। तो ये कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, इनकम्प्लीट हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे भैया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सर्कुलेटरी। एक होता है ओपन टाइप का और एक होता है क्लोज्ड टाइप का। ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, सर ने ऑलरेडी बता रखा होगा, बता रखा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। भाई आपके घर में पानी आ रहा है, दो तरीके हैं पानी लाने के, या तो तुम तालाब में से कुएं में से भर के लाओ, या टंकी के थ्रू अपने घर में पहुंचाओ। तो अगर पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड फैला हुआ है, कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई नर्व नहीं है, ब्लड नसों में नहीं दौड़ रहा है, पूरी बॉडी में ऐसे ही पड़ा है और सभी ऑर्गन उस ब्लड के अंदर डूबे हुए हैं, तो हर ऑर्गन अपना ब्लड से ही क्या ले लेगा, न्यूट्रिशन खुद अपटेक कर लेगा। वो क्या है आपका ओपन टाइप का है। लेकिन क्लोज्ड में क्या है, ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, नसों में ब्लड दौड़ रहा है, तुम इंजेक्शन लगाओ, अगर नस के अंदर ना पहुंचे तो ब्लड नहीं आता। क्यों नहीं आता, ब्लड कहां मिलेगा, केवल नस में, पाइपलाइन के थ्रू ब्लड की सप्लाई हो रही, तो वो क्या हो गया आपका क्लोज्ड टाइप का। समझ में आ रही बात। तो दो टाइप के होंगे बिल्कुल, एक होगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होगा आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होगा आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये है इधर से आ रहा, ये ओपन है, यहां से मिले हुए नहीं है। समझ में आ रही बात, ये भी क्या ओपन है, तो ब्लड क्या है यहाँ पे सारे में फैल जाएगा। तो जितनी भी सभी सेल है वो अपनी मर्जी से जितना उन्हें न्यूट्रिशन जो चाहिएगा वो ब्लड के अंदर से ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है भैया, वेसल्स हैं, जुड़ी हुई है आपस में। समझ रहे नहीं समझ रहे आप बात को, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं होता, ऑर्गन ब्लड के अंदर डूबे हुए नहीं रहते। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये और देखिएगा, ये हार्ट से ब्लड आया लेकिन कहां चला गया, पूरी बॉडी में फैल गया। समझ में आ रही बात। ये ओपन है और ये क्या है हमारा क्लोज्ड ब्लड है, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने मिलता है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए, ओपन टाइप में बताया गया कि बम्प जो है पंप आउट होता है हार्ट से, सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली ब्लड के अंदर डूबी हुई रहती है। ऑर्थ्रोपोडा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है भाई, एग्जांपल है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू, नसों वगैरह के थ्रू सर्कुलेट होता है। एनिलिडा और वर्टिब्रेटा क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं बॉडी प्लान के बारे में। बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि बॉडी कैसे है, ये भी कुछ मिलता जुलता इसी की तरह से है आपका, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट इनकम्प्लीट। और सबसे पहला क्या आता है आपका सेल एग्रीगेशन, फिर आता है आपका ब्लाइंड सैक, फिर आता है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब। तो बॉडी प्लान कितने टाइप के भैया, आपका सेल एग्रीगेशन हो सकता है, ब्लाइंड सैक हो सकता है और ट्यूब विद इन ट्यूब हो सकता है। सेल एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि कई सारी सेल्स आपस में क्लस्टर बना करके एक साथ काम कर रही हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल एग्रीगेशन। ये क्या हो गया आपका पॉलीफेरा। अब बच्चे गड़बड़ कर देंगे, बच्चे ने कहा सर सेल मिल करके काम करेंगी, वो तो सिलेंट्रेटा बताया था, टिश्यू लेवल की था। बेटा यहाँ पर कई सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स एक साथ काम करी लेकिन अपना अपना कर रही। समझ में आ रही बात, एक साथ काम करी लेकिन अपना अपना कर रही, ठीक है। वो मैंने कहा ना कि ईंट उठा के यहां से यहां रखने, तो हर आदमी ईंट उठा के यहां से यहां रख रहा लेकिन कर रहा है अपना अपना काम, की डायरेक्शन भी सेम है, एक साथ ही काम हो रहा ना कि भैया तुम्हें यहां से बस यहां रखनी, लेकिन कर रहे अपना क्या अलग अलग। समझ में आ रही बात। तो ये चीज आपने क्या रखनी है भाई, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया ब्लाइंड सैक के बारे में। ब्लाइंड सैक का मतलब है, ब्लाइंड मतलब अंधा, कोई ओपनिंग नहीं है, कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। वो जो ट्यूब मैंने आपको बताई थी वो एलिमेंट्री कैनाल थी जिसकी दो ओपनिंग थी, एक ओपनिंग थी, ठीक है। कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, कोई माउथ नहीं है, कोई एनस नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह है, मतलब केवल एक ही ओपनिंग जिस तरह से, तो उसकी तरह से देखने मिलता है। सिलेंट्रेटा हुआ, टिनोफोरा हुआ, प्लेटी हेलमिंथस क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पाई जाएगी, हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही है, बताया ना मैंने। माउथ और एनस प्रॉपर्ली देखने मिलेगा। और एग्जांपल क्या है इसका, निमेटोडा 2 और कोडेटा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये क्या है, ये देखिएगा, ये आपका क्या है, ये सेल एग्रीगेट ले भैया, सेल के थ्रू, और कोई कुछ नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो गया। और ये क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब, क्या है, ट्यूब के अंदर ट्यूब है। ले भैया यहाँ से ओपनिंग हो रही है, यहाँ से क्या हो गई हमारी
एग्जिट हो गई। तो ट्यूब के अंदर क्या हो गई, हमारी ट्यूब हो गई। कोई दिक्कत वाली बात है? हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं आता ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है जी, फलाना ठिकाना ये वो, पहले बहुत डिटेल में आता था इनके ऊपर, ठीक है, मतलब डिटेल में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब नहीं है। सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। सिमेट्री दो तरह से है, या तो एसिमेट्रिकल होगा या फिर क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। सर एसिमेट्री का मतलब है कि आप उसे कहीं से भी काट लो, दो इक्वल हाफ में बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ और पोरिफेरा, शुरू के दोनों पीपी क्या है, एसिमेट्रिकल है। दूसरा आता है जैसे कि अमीबा हो गया, ये प्रोटोजोआ ही तो है भाई, प्रोटोजोआ ही तो है, तो ये क्या हो गया आपका, एसिमेट्रिकल हो गया। उसके बाद में देखिएगा ये हो गए आपके क्या, स्पंजेस हो गए, साइकोन हुआ, यू स्पंजिया हुआ, स्पंजिला हुआ, ये तीनों के तीनों स्पंज होते हैं, पोरिफेरा होते हैं, तो इनको आप क्या रखेंगे, ये भी आपके सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद में आता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि आप बॉडी को दो इक्वल हाफ से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी काट लो, दो बॉडी तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक सर्कल है आपका, एग्जांपल के तौर पर इस सर्कल को बताओ, इस सर्कल को आपको रेडियस से काटना है, लेकिन कहीं से भी काट दो तो दो पार्ट में कटेगा। आप इसे यहां से काट दो, जब दो बराबर पार्ट में कट जाएगा, हाँ है ना। आप इस सर्कल को बीचों बीच से काट दो, है नहीं, आप इस सर्कल को ऐसे काट दो, आप इस सर्कल को ऐसे काट दो, आप इस सर्कल को भैया, ठीक है, ऐसे कुछ भी करके कैसे भी करके काट सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो बॉडी हमेशा दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री के नाम से जानेंगे। बोलो भाई यहां तक समझ में आई कि नहीं है बात? उसके बाद में आता है आपका बाई रेडियल सिमेट्री। उससे पहले पढ़ना है आपको बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि बॉडी है, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरी बात फटाक और सुनिएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग लगभग बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। कैसे? केवल एक ही प्लेन ऐसा है, सारे प्लेन नहीं मिलेंगे भाई। रेडियल में तो आप किधर से भी काट लो, बॉडी तो इक्वल हाफ में। बाई रेडियल में केवल एक ही प्लेन, बाइलेटरल में केवल एक ही प्लेन ऐसा मिलेगा आपको कि जिसमें से आप बॉडी काटोगे तो दो बराबर हाफ में। अगर मैं इस तरह से बीचों बीच से खुद को काट दूं तो मेरे आधे ऑर्गन इधर और आधे ऑर्गन इधर हो जाएंगे, हार्ट को छोड़ करके। हार्ट का थोड़ा सा टिश्यू इधर आएगा, समझ मारी बात। बाकी लगभग मेरा लीवर का हिस्सा भी कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा। आधी बॉडी मेरी एक तरफ होगी, आधी क्या होगी, एक तरफ। यानी कि केवल एक ही प्लेन ऐसा होगा जिसमें मैं दो पार्ट में कर सकता हूँ। मल्टीपल प्लेन में क्या होगा आपका, ये होगा। बाई रेडियल का मतलब क्या है? बाई रेडियल का मतलब है इन दोनों का मिक्स है। समझ में आ रही बात? इन दोनों का मिक्स क्या है, जैसे ये ऊपर सर्कल है और ये नीचे क्या होगा, इस तरह से। तो ऊपर वाले को आप किसी भी प्लेन से काट सकते हो, लेकिन नीचे वाला कैसे कटेगा आपका, ये केवल और केवल बाइलेटरल एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। समझ में आ रही बात? चलिएगा। तो रेडियल को हम जैसे प्लांट के अंदर हमने एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के नाम से भी जाना था, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से आप काट सकते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा और एकाइनोड्रोमेटा। ये देखिएगा, ये दिखाई पड़ रहा है आपको हाइड्रा। आप इसे ऐसे काट दो, तब इतना उतना बराबर हो जाएगा। किसी भी प्लेन से काट दो तो ये क्या शो करेगा, रेडियल सिमेट्री। ये स्टार फिश है आपके सामने, कहीं से भी काट दो क्या शो करेगी, रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल का मतलब क्या है, बाई रेडियल का एक ही एग्जांपल याद रखना है, और वो क्या है, वो है फाइलम टिनोफोरा, ठीक है। उसके बाद में बाइलेटरल का मतलब क्या है, जिसे हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं प्लांट के अंदर, कि बॉडी को केवल और केवल एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में क्या होगी भाई, डिवाइड होगी। प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के मोलस्का, देन हेमिकोडेटा, एंड देन क्या आ गया हमारा, कोडेटा हो गया। एकाइनोड्रोमेटा यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। एकाइनोड्रोमेटा में क्या मिलेगी भाई, रेडियल सिमेट्री मिलेगी, ठीक है बच्चों। अरे कोई है, ये देखिएगा आपका, ये क्या है, ये देखो, इस इंसेक्ट को तुम केवल इसी प्लेन से अगर काटोगे तो ही दो पार्ट में कटेगी। अगर तुमने बीच से काट दिया, आंख गर्दन ऊपर, विंग्स और पैर पीछे, तो इक्वल तो नहीं है। इक्वल कहां से कटेगा, बीच में से। ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी एक्टिनोमॉर्फिक है, आरिवासम में। ये तुम्हारी क्या होगी, ये तुम्हारी आपकी बाकी अलग सिमेट्री। यानी ये समझ पा रहे हैं आपको कि क्या है, किस तरह से आपको लेकर के चलना है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान सुनिएगा, एक एक्सेप्शन यहाँ पर याद रखना है, और वो क्या है कि स्पंज के अंदर, स्पंज कौन सी शो करेगा, एसिमेट्रिक होगा। स्पंज क्या होता है, एसिमेट्रिक। स्पंज के अंदर ल्यूकोसोलोनिया नाम का एक स्पंज होता है, जिसमें आपको क्या दिखाई पड़ेगी, रेडियल सिमेट्री दिखाई पड़ेगी। एक्सेप्शन है तो क्या करना है, याद करना है। एकाइनोड्रोमेटा में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। तो एकाइनोड्रोमेटा की सिमेट्री याद रखना कि लार्वल स्टेज में क्या मिलेगी, बाइलेटरल मिलेगी, लेकिन एडल्ट क्या होगी आपकी, रेडियल होगी। तो अगर बाइलेटरल या ऐसे नहीं बताया जा रहा तो वो क्या होगा आपका, वो आपका इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई? तो ये हमारा एक लेक्चर क्या होता है, पूरा होता है, और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।